नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल कैंपेन माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, टेक्निकल कैंपेन आज पार्ट 11 लेकर आया है फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए, एक फीटर टर्नर एंड मशीनिस्ट के लिए, जो कि टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज है। मल्टी टाइम रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर से हर बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। मैनी एग्जाम जैसे कि आईटीआई, डीआरडीओ, इसरो, भेल, सेल, गेल, एमडीएल, ओएफबी, एनटीपीसी, एनएमडीसी, एचएएल, बीएल एटसेट्रा एग्जामों में मल्टी टाइम रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसका आज पार्ट 11 है। दोस्तों, आप अपनी डे बाय डे स्किल को बूस्ट कर सकते हैं टेक्निकल कैंपेन के साथ ज्वाइंट होकर। मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको टेक्निकल कैंपेन में एनरोल होना है, देन डे बाय डे अपनी स्किल को बूस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, यूट्यूब पर जाना है, देन सर्च करना है टेक्निकल कैंपेन एंड सब्सक्राइब करना है। प्रेस करना बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। जैसे कि साइड में मेरा लोगो दिख रहा है टेक्निकल कैंपेन का, आपको टेक्निकल कैंपेन की लोगो साइड में दिखा, इसको लोगो को देख लेना है। देन सर्च आपको करना है टेक्निकल कैंपेन के नाम से, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। देन आप फाइनली होता है कि आप अपने स्टडी सेंटर पर पहुंच जाते हो। देन बूस्ट योर स्किल विद थ्योरी विद पिक्चोरियल व्यू। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि मल्टी टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन लाइक वेल, सेल, गेल, इसरो, डीआरडीओ, एनजीसी, आईओसीएल एटसेट्रा बाय टेक्निकल कैंपेन फीटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए तो मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट यूजफुल कंटेंट है ही, बट जो अदर ट्रेड्स वगैरह हैं उनके लिए भी 20% कंटेंट इसमें मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक। चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, while over tightening the bench vise which part will get damaged। बेंच वाइज को कसने के दौरान कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। पहला ऑप्शन है हैंडल, बी है स्पिंडल, सी है बॉडी, डी है फिक्स जॉ। बेंच वाइज को ज़्यादा जब हम कस देते हैं तो कौन सा हिस्सा हमारा क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पिंडल। स्पिंडल इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका सेक्शनल व्यू है बेंच वाइज का। इसमें आपको दिखाया गया है, ये बीच में नट है, बॉक्स नट, जो कि गन मेटल या कास्ट आयरन का बना होता है। और ये दोस्तों इसका स्पिंडल होता है। इसको अगर हम ओवर टाइट करते हैं तो ओवर टाइट करने के बाद क्या होता है, ये यहाँ से ब्रेक हो सकता है। तो इसी के कारण ये आपको ये इसी पर बेस ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें और बनता है जो कि बेंच वाइज है। बेंच वाइज की माउंट की हुई है, ये कितनी हाइट पर माउंट की हुई है, कितनी हाइट होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, फुट फिट में अगर पूछा जाए तो 3.5 फीट की हाइट पर माउंट होती है किसी भी बेंच के ऊपर। अगर आपसे पूछा जाए सेंटीमीटर में तो 106 सेंटीमीटर की हाइट पर ये माउंट होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताया हाइट पर माउंट होने वाला, ये मल्टी टाइम एग्जाम्स में पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि ये बॉक्स नट जो होता है, जो बाइस में होता है, ये किस मेटल का बना होता है। ये कास्ट आयरन का भी होता है, गन मेटल का भी होता है। वो ऑप्शन उसमें देख लेना है। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन है तो जो मोस्ट प्रायोरिटी देनी है वो गन मेटल को देनी है यहाँ पे। तो तीसरा क्वेश्चन जो बनता है, इसका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी है, बॉडी दोस्तों ये कास्ट आयरन की ढलाई करके बनी होती है, और ये जो इसमें जॉब प्लेट्स लगी होती हैं ये अपनी अलॉय स्टील्स की होती है। ठीक है, तीसरी चीज दोस्तों, चौथी चीज होगी इसमें कि इसका जो साइज स्पेसिफिकेशन दिया जाता है वो किस आधार पर दिया जाता है। वो दोस्तों दिया जाता है इसमें जॉ की विड्थ के अकॉर्डिंग में, ये जॉ की चौड़ाई के आधार पर इसको स्पेसिफाई किया जाता है। पांचवी चीज जो दोस्तों ये होगी, इसका जो हैंडल होता है ये किस मेटल का बना होता है, ये एमएस का बना होता है। इस तरह से आपने बाइस देखी, उसका सेक्शनल व्यू देखा, उसके अंदर के पार्ट्स देखे। और एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर जो थ्रेड होती है बेंच वाइज के ऊपर, मोस्टली थ्रेड जो होती हैं वो स्क्वायर थ्रेड होती है, बट्टर्स भी हो सकती है। ठीक है, बट ज़्यादातर जो होती हैं उसमें स्क्वायर थ्रेड यूज़ होती है। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका पिक्चर व्यू देखा, साथ में सेक्शनल व्यू भी देख लिया। तो इसके साथ क्या हुआ दोस्तों, एक क्वेश्चन के साथ में आपकी और 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
मतलब एक क्वेश्चन के साथ आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, साथ में 10 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लिए। तो इस मैथोलॉजी के साथ में दोस्तों हम इस तरह से इस सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं आगे तक। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, देन कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन नॉट बी डन ऑन ए कैपेस्टन लेथ। इनमें से कौन सा एक ऑपरेशन है जो कि कैपेस्टन लेथ पर नहीं किया जा सकता। टनल वाले अच्छे से जानते होंगे क्योंकि उनको डीप में पढ़ा जाता है कैपेस्टन और टनल लेथ, बट फिटर और मशीनिस्ट वालों को इतना डीप में नहीं होता, बट टनल वाले क्या है इसको डीप में जानते होंगे। आई होप उनका आंसर करेक्ट होगा। एंड पहला ऑप्शन है दोस्तों, अंडर कटिंग फॉर ए लेंथ और देन द टूल बिट। दूसरा है नर्लिंग ऑपरेशन नहीं कर सकता, नर्लिंग कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है, नर्लिंग ऑपरेशन हो सकता है आराम से। और ये जो दिया हुआ अंडर कटिंग फॉर ए लेंथ मोर देन द विड्थ ऑफ द टूल, दोस्तों ये भी हो सकता है, टूल के द्वारा उसकी जो लेंथ है कि अंडर कटिंग में वो भी काटी जा सकती है। तीसरा हो गया टेपर टर्निंग इन बिटवीन सेंटर्स। इसमें मेन चीज़ क्या है, कोई भी वो जो वर्क पीस है उसको सेंटर टू सेंटर तो माना ही नहीं जा सकता क्योंकि एक साइड में टरेट टरेट होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और ये स्टेप ये बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसके बारे में हम कुछ और फैक्ट और जान लेते हैं कैपेस्टन के बारे में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि आपको इधर कैपेस्टन और टैरेट दोनों टाइप्स की लैथ मशीन दिखाई है। ये टैरेट लैथ हो गई, इधर ये कैपेस्टन लैथ हो गई। टैरेट साइज में बड़ी होती है, कैपेस्टन साइज में थोड़ी छोटी होती है टैरेट की अपेक्षा। ठीक है, और दूसरी चीज टैरेट पे क्या होता है, कुछ 200 mm तक के जो गोल रोड है उसको हम बार्स जो है उसको होल्ड कर सकते हैं, के बीच में से निकाल सकते हैं। ठीक है, हेड स्टॉक के बीच में से स्पिंडल के अंदर से एक खोखला होता है, आर पार यहाँ से रोड निकलती है। और इसमें क्या होता है 60 mm, मैक्सिमम 60 mm की जो रोड को है इसके बीच में से गुजारा जा सकता है। और कैपेस्टन लैथ का जो यूज़ किया जाता है दोस्तों, इस पे लाइट कट्स और छोटे कार्य हैं वो जाते हैं। और इस पर टरेट पे क्या है, हैवी फीड के साथ में हैवी कार्य किए जाते हैं। जैसे कि इसके बारे में कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं, तो एक बार हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन टरेट लैथ एंड कैपेस्टन लैथ। टरेट लैथ में क्या होता है, टरेट माउंट होता है डायरेक्टली ऑन द सैडल। कैपेस्टन में क्या होता है, टरेट जो उसका टरेट है कैपेस्टन का वो माउंटेड होता है एक्सिलरी वेड एक्सिलरी स्लाइड पर। जैसे कि एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ दोस्तों, ये एक्सिलरी स्लाइड है, इसके ऊपर इसका टरेट माउंट है, ये कैपेस्टन लैथ है। और ये क्या है, ये एक्सिलरी बेड हो गया। ठीक है, इसका बेड ये टरेट किस पर माउंट है, क्रॉस स्लाइड पर। ठीक है, ये हो गया सैडल पर, सॉरी सैडल पर माउंट होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, फॉर फीडिंग द टूल एंटायर सैडल इन मूव्ड। फॉर फीडिंग फॉर फीडिंग द टूल्स एंटायर सैडल इन मूव्ड। इसमें क्या दिया गया कैपेस्टन में, सैडल इज फिक्स्ड, सैडल फिक्स्ड होता है एट द कन्वेंशन डिस्टेंस फ्रॉम द बर्क, बर्क से। और जो एक कन्वेंशन डिस्टेंस होता है फ्रॉम द बर्क, बर्क तक इसका जो सैडल होता है बिल्कुल फिक्स होता है कैपेस्टन में। और इसमें क्या होता है, एंटायर सैडल इज मूव कर सकता है, उसका सैडल जो है आगे पीछे उसको फीड किया जा सकता है। ठीक है, टैरेट में क्या होता है, वेरी हाई रेजिडिटी मतलब बहुत अधिक मजबूत होती है, मजबूती के साथ में किसी भी जो जॉब की पकड़ होती है। एंड जो मशीन होती है वो भी काफ़ी मजबूत होती है, रेजिडेट होती है। टूल सपोर्ट भी अच्छी होती है इसमें। बट कैपेस्टन में क्या है, टूल सपोर्ट यूनिट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग एंड डिफ्लेक्शंस, इसमें इसकी अपेक्षा कुछ इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, चौथा क्या है, कैन हैंडल हैवियर जॉब्स। टैरेट क्या है, हैवी जॉब को हैंडल कर सकता है, होल्ड कर सकता है। कैपेस्टन में क्या है, कन्फाइंड टू लायर एंड स्मॉलर लोड्स। इसकी अपेक्षा में टरेट की अपेक्षा में कैपेस्टन पर क्या है, लाइट एंड स्मॉल लोड्स अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया मैक्सिमम बार जो इस पे होल्ड की सकती है टरेट पे 200 mm की एंड कैपेस्टन पे 60 mm की। ठीक है, इसका टूल ट्रेवल क्या होता है, ऑलमोस्ट फुल लेंथ ऑफ द बेड होता है। इसका क्या होता है, लिमिटेड टूल ट्रेवल होता है, लिमिटेड टूल ट्रेवल करता है, लिमिटेड एक जगह में टूल ट्रेवल करता है। ठीक है, और सेवंथ क्या है, रेट ऑफ टूल फीडिंग रिलेटिवलिटी स्लोअर। इसकी जो रेट होती है फीडिंग करने की टूल को वो काफ़ी स्लो होती है। ठीक है, रेदर देन
rate of tool feeding relatively faster rather than कैपेस्टल लेंथ। कैपेस्टल लेंथ की अपेक्षा इसकी जो टूल फीडिंग की रेट रिलेटिवली होती है वो काफ़ी स्लो होती है टरेट की अपेक्षा, ठीक है। टरेट की स्लो होती है एंड कैपेस्टन की फास्ट होती है। एट दोस्तों, रीच ओवर टाइप ऑफ स्लाइड हंग टाइप कैरेज। इसका जो कैरेज होता है वो हंग टाइप होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा होता है, ठीक है। इसमें क्या कैपेसिटर में यूजुअली इक्विप्ड होता है विद द रीच ओवर टाइप ऑफ कैरेज, ठीक है। दोस्तों इस तरह से हमने क्या हुआ, एक क्वेश्चन पढ़ा, हमने क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन पढ़ा 2 नंबर अपना, ठीक है। क्वेश्चन था हमारा कि कैपेसिटर लेंथ पर कौन सा प्रोसेस नहीं हो सकता। तो टेपर टर्निंग इन बिटवीन सेंटर्स नहीं हो सकता, टेपर टर्निंग नहीं कर सकते दो सेंटरों के मध्य पकड़ के। और उसके बाद हमने क्या हुआ, आंसर तो उसका जाना ही, साथ में हमने ये भी जाना कि टरेट मशीन कैसी होती है, टरेट लेथ मशीन कैसी होती है, कैपेसिटर कैसी होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, इनके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो इस तरह से हमने अभी तक 2 क्वेश्चन पढ़े, लेकिन आई होप 2 क्वेश्चन के साथ ही आपने 20 कम से कम 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए होंगे, 20 और नए फैक्ट जाने होंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एन इरेगुलर शेप्ड वर्कपीस इज टर्न ऑन ए लेथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क होल्डिंग एसेसरीज इज यूज्ड। एक अनियमित आकार का काम टुकड़ा एक खराद पर दिया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा काम पकड़ने सामान का उपयोग किया जाता है। 3 जा चबड़ा, 2 चबड़ा चक, ड्राइविंग प्लेट, फेस प्लेट। इनमें से इरेगुलर जॉब जो है उसको होल्ड किया जाता है दोस्तों 3 या चक पे भी नहीं किया जा सकता, 4 या चक पे किया जा सकता है, बट 4 या चक इसमें दिया नहीं है, ठीक है। ये हमें देख लेना है। तो उसके बाद हम 4 या चक के बाद जो प्रायोरिटी देते हैं हम वो डायरेक्टली देते हैं फेस प्लेट को। तो फेस प्लेट इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये किस तरह से होता है ये मैंने आपको यहाँ व्यू में दिखाया हुआ है, इसको आपको मैंने पहले भी पार्ट 7 या 6 में आपको अच्छी तरीके से इसको समझाया हुआ है, तो एक बार उसको आप अवश्य देख लीजिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इरेगुलर शेप का एक वर्क पीस है, इसको फेस प्लेट पर माउंट किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों पार्ट 6 या 7 में मैंने एक बार अच्छे से इसको समझाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ, उसको एक बार आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। बाकी इसमें सारे पार्ट्स इसके दिखाए गए हैं, जैसे कि बैलेंसिंग बेट हो गया, ये क्लैंप हो गया, ये बोल्ट हो गया, ये हमारा वर्क कंपोनेंट वर्क पीस हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टूल मेकर बटन्स आर मेड ऑफ, टूल मेकर्स बटन जो बनते हैं किस मेटल के बनते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं, बिल्कुल गलत। प्लास्टिक के होते हैं, बिल्कुल गलत। ब्रॉन्ज के होते हैं, बिल्कुल गलत। दोस्तों टूल मेकर बटन जो होते हैं हमारे वो होते हैं हार्ड एंड स्टील के, ठीक है। हार्ड एंड स्टील के होते हैं, हार्ड एंड टेम्पर होते हैं एंड हाई एक्यूरेसी में बने होते हैं। हाई एक्यूरेसी मतलब माइक्रोन में फाइन लैप किए होते हैं, ठीक है। टूल मेकर बटन्स का जो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह के टूल मेकर्स बटन्स होते हैं, अलग अलग साइज में होते हैं, इनमें से एक अलग लेंथ का होता है, 3 एक साइज के होते हैं, एक लंबाई में बड़ा होता है। तो दोस्तों इनका यूज क्यों किया जाता है, किसी भी जॉब को मैं बता देता हूँ आपको, किसी भी फाइन जिग में, ठीक है, उसकी बोरिंग करनी है, जिग में बोर करना है, तो उस सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सबसे छोटे से छोटा एक उसमें आप ड्रिल करोगे, जो कि हमारे इसका बटन का स्क्रू साइज है उतने का ड्रिल करोगे, टैपिंग करोगे। टैप करने के बाद में जिस भी साइज का, ठीक है, आपको बोर करना है, उसकी क्या है आपको ये इसके साथ में आप उसको अटैच कर दोगे, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। करने के बाद में उसको आप डायल टेस्ट इंडिकेटर के थ्रू फेस प्लेट पर माउंट करके ट्रू कर लोगे। ट्रू करने के बाद बोरिंग करोगे उसको, फिर ट्रू करने के बाद इसको आप खोल लोगे, ठीक है। खोलने के बाद में फिर आपको फिनिश एक एक्यूरेसी के साथ में बोरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इसका यही यूज़ होता है, ठीक है। एक तरह से इसको हम एसेसरी बोल सकते हैं, जुगाड़ के टाइप में भी हम इसको यूज बोलें तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। ये एक तरह का जुगाड़ ही है जो कि हाई फिनिश के द्वारा हम किसी भी जॉब को किसी भी मतलब इरेगुलर जॉब को, इरेगुलर जॉब होगी हमारी, उसको और कर सकते हैं हाई एक्यूरेसी में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पॉइंट एंगल इन ए डॉट पंच इज 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री। डॉट पंच में बिंदु कोण कितना होता है, 45 डिग्री होता है, बिल्कुल नहीं। 90 डिग्री होता है, बिल्कुल नहीं।
120 डिग्री होता है, ये भी नहीं होता। 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ डॉट पंच। ठीक है दोस्तों, इधर डॉट पंच एंड सेंटर पंच दिखाए गए हैं, दोनों के पॉइंट एंगल भी दिखाए गए हैं, जैसे कि सेंटर पंच का 90 डिग्री, डॉट पंच का आपको 60 डिग्री दिखाया गया है। यहाँ पे इसका वर्क भी दिखाया गया है डॉट पंच का, कैसे डॉट किसी मार्क को मार्किंग लाइन पर डॉट किए हुए हैं इसने। ठीक है, ये इसका वर्क काम होता है, ये पॉइंट एंगल होता है। इसमें से अधिकतर जो पूछा जाता है यही पूछा जाता है, डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, और ये इनकी मेड ऑफ क्या होती है, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, तो ये एक बार अच्छे देख लेना। बाकी इनके और टाइप्स ऑफ हैं, जैसे सेंटर पंच, प्रिक पंच 30 डिग्री पॉइंट एंगल, स्टार्टिंग पंच यही होता है, डॉट पंच की तरह ही होता है, पिन पंच हो गया, लाइनिंग पंच हो गया, और ये हो गया हमारा होलो सेंग गैस्केट पंच। एक होता है दोस्तों बेल पंच। बेल पंच क्या होता है, किसी भी गोल जॉब को उसके जो सेंटर मालूम करने के लिए बेल पंच का यूज़ किया जाता है। बाकी और भी 2-3 टाइप के और होते हैं, वो आप अच्छे से एक बार उनको देख लेना। ठीक है, कि मेड ऑफ जो होती है वो हाई कार्बन स्टील ही होती है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील के हार्ड एंड टेम्पर होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज टू बेंड एज ऑफ सीट्स। किसी भी चादरों के किनारे को मोड़ने के लिए किस प्रकार के हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बॉल पेन हैमर हो गया, क्रॉस पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, कर्ला पेन हैमर। बॉल पेन हैमर का रिविट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है अधिकतर। क्रॉस पेन हैमर में भी, स्ट्रेट पेन हैमर नो, क्ला हैमर नो। क्ला हैमर का प्रयोग जो बड़ी वगैरह करते हैं कारपेंटर्स वगैरह, गिल्स वगैरह को निकालने के लिए, तो वो ज़्यादातर क्ला हैमर का यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो करेक्ट आंसर होगा क्रॉस पेन हैमर। ठीक है, चादरों के किनारे को मोड़ने के लिए क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है, उनमें नालियाँ बनाने के लिए क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आप एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस टाइप के जो मोस्टली जो यूज होते हैं वर्कशॉप में। तो हैंड हैमर, ये हैंड हैमर की टाइप्स हैं, इसमें वॉल पेन हैमर है, क्रॉस पेन हैमर एंड स्ट्रेट पेन हैमर। दोस्तों देखने में तो कुछ कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, मतलब कि क्रॉस पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर लगता तो एक जैसा ही है, बट इसमें क्या होता है, हैंडल के क्रॉस में होता है इसका जो ये साइन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हैंडल के स्ट्रेट में होता है ऊपर का ये जो साइन होता है वी। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना, यही इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। दूसरा जो इनकी ये फेस एंड पेन होते हैं दोस्तों, ये हार्ड एंड टेम्पर होते हैं। बाकी जो बीच का भाग है ये पोस्ट वाला, ये हार्ड एंड टेम्पर नहीं होता। और ये दोस्तों ये बीच में जो आपको दिखाया गया ना, ये होता है आई होल। अब आप पूछोगे ये आई होल दिया हुआ था, आई होल इसका अंडाकार ही क्यों होता है। दोस्तों अंडाकार इसलिए बनाया हुआ था ताकि इसका मतलब एक इजी जो होता है ना, थोड़ा इजी हो जाए इसको, ये लकड़ी का, इसमें वुडन लकड़ी का हैंडल लगाने के लिए, और उसके बाद भी इसमें पच्चर ठोकने के लिए, जिससे कि वो निकले नहीं। ठीक है, इसकी लेंथ में मैं आपको बता देता हूँ, 250 से 300 एम के समथिंग रखी जाती है। और हैंड हैमर जो होते हैं मोस्टली 125 ग्राम से 125 ग्राम से 1.5 किलो तक के हैंड हैमर प्रयोग में किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने हैंड हैमर देखे, उसके साथ में मेडोप देखी, मेडोप के साथ में आपने कुछ और फैक्ट जाने। ठीक है, ये मत देखना दोस्तों कि आपके 10 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन ये देख के चलना 10 क्वेश्चन आपके ऐसे कंप्लीट हो रहे हैं कि आप भविष्य में कभी नहीं भूलने वाले, क्योंकि आप साथ के साथ में उसकी पिक्चर भी देख रहे हो। पिक्चर देखने के साथ में उसके से रिलेटिव, उसके रिलेवेंट में 10 मैक्सिमम और फैक्ट्स हैं, वो भी आपके क्लियर होते जा रहे हैं साथ के साथ। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ इस सीरीज में। तो आई होप आपको ये सीरीज काफ़ी अच्छी लग रही होगी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the method of softening the hard parts of steel for machining? What is the method of softening the hard parts of steel for machining? Annealing, hardening, carburizing, none of these. इनमें से मशीन के लिए स्टील के कठोर भाग को नरम करने की विधि क्या है? एनिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टील पार्ट के कठोर भागों, सॉरी स्टील के कठोर भागों को नरम करने की विधि क्या होती है? एनिलिंग। एनिलिंग इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों एनिलिंग मैं एक बार आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ कैसा क्या प्रोसेस है, क्यों किया जाता है। तो दोस्तों एनिलिंग क्या है? एनिलिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग हीटिंग अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, होल्डिंग एट द टेम्परेचर फॉर some time and then
स्लो कूलिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, रिक्रिस्टलाइजेशन जो टेम्परेचर के लिए दिया जाता है, इसमें क्या होता है, एक जो उसका टेम्परेचर होता है, गलनांक पॉइंट होता है, उससे कुछ अपर लेवल तक इसको मतलब इसको क्या बोलते हैं, वर्न किया जाता है, इसको पकाया जाता है, उसके बाद में मतलब टेम्परेट किया जाता है। टेम्परेट करने के बाद में जो उसका क्विंचिंग टेम्परेचर होता है, क्विंचिंग क्या होता है, उसी मीडियम में जिस भट्टी में इसको पकाया गया है, जिस भट्टी में इसको लाल गर्म किया गया है, ठीक है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी 20 से 40 डिग्री टेम्परेचर अपर तक, तो उसी भट्टी में राख या चूने में किसी भी चीज़ में उसके ऊपर दबाकर उसी में को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे ठंडा होने का जो प्रोसेस होता है, उससे क्या होता है, इसके जो इंटरनल स्ट्रेस हैं, जो हार्ड स्टील की इंटरनल स्ट्रेस हैं, वो रिलीज हो जाती हैं। और दूसरा होता क्या है, रीस्टोर डक्टिलिटी एंड टफनेस। जो डक्टिलिटी एंड टफनेस इसकी लॉस हुई थी, वो रिजॉल्व हो जाती हैं फिर से, ठीक है, रिकवर हो जाती हैं। रिफाइन ग्रेन साइज जो होता है रिफाइन हो जाता है। एलिमेंट केमिकल नॉन यूनिफॉर्मली एंड गैशियस कंटेंट्स इज इन स्टील, ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स इसमें यूज किए जाते हैं के थ्रू। देर आर 3 स्टेज ऑफ एनेलिंग प्रोसेस, रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन, ग्रेन ग्रोथ, ठीक है। दोस्तों इसका जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, इसको आप कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक इसको उससे 40 डिग्री टेम्परेचर अपर गर्म किया जाता है, उसके बाद उसको उसी भट्टी में धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इससे होता क्या है, ग्रेन साइज रिफाइन होता है, इंटरनल स्ट्रेस रिलीज हो जाती है। मेन चीज इसका दोस्तों यही अधिकतर इसमें से एग्जाम में पूछा जाता है, रिफाइन ग्रेन साइज एंड इंटरनल स्ट्रेस रिलीज। मेन चीज इसमें से क्या क्या चीज रिकवर होती है एनिलिंग प्रोसेस से। और दूसरा क्या होता है, एनिलिंग प्रोसेस से जो भी पार्ट होता है वो मशीन करने योग्य बन जाता है। तो इस तरह का ये एनिलिंग प्रोसेस होता है। बट डिसएडवांटेज इसका ये समझ लो आप क्या होता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, वन बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ एनिलिंग प्रोसेस इज दैट मटेरियल लॉसेस इट्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस आफ्टर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के बाद में क्या होता है, मेटल की जो स्ट्रेंथ होती है एंड हार्डनेस होती है, वो लॉस हो जाती है, मतलब वो कम हो जाती है। वही हम कम करने के लिए किया जाता है, इसको आप डिसएडवांटेज समझो या एडवांटेज समझो, ठीक है। दोस्तों ये एनिलिंग प्रोसेस होता है, जो कि आपने अच्छे से समझ लिया है, आई होप आपकी समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पुल्ली इज यूज्ड इन लेथ फोर। कौन पुल्ली का प्रयोग लेथ मशीन पर क्यों किया जाता है, टू एडजस्ट द कौन पुल्ली ऑफ टू एडजस्ट द कौन पुल्ली ऑफ द पुल्ली, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ स्पिंडल, टू एक्यूरेट कटिंग, नन ऑफ द अबव। कौन पुल्ली का प्रयोग दोस्तों लेथ मशीन पर इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो कंट्रोल किया जा सके, स्पिंडल की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कौन पुल्ली का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि यहाँ दोस्तों कौन पुली स्टेप और स्टेप कौन पुली दिखाई गई है, इससे क्या होता है, मैनी स्पिंडल स्पीड्स हम अचीव कर सकते हैं और स्पिंडल की स्पीड को रिड्यूस भी इजिली कर सकते हैं। बट इसका जो एक डिसएडवांटेज है, रैदर देन गियर, जो गियर ड्राइव लेथ मशीन्स हैं उसकी अपेक्षा इसमें क्या होता है, ज़्यादा पावर की खपत होती है। और जो ऑटोमेटिक गियर हम चेंज नहीं कर सकते, मशीन को रोकने के बाद ही हम गियर चेंज कर सकते हैं, वो तो उसमें भी होता है गियर वाली है। बट इसमें क्या है, थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा होती है और पावर भी कंज्यूम थोड़ी ज़्यादा होती है, टाइम भी वेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो इसलिए आज की जो मतलब इन प्रेजेंट जो है गियर टाइप लेथ मशीन ज़्यादा ही प्रचलित में है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों कौन पुल्ली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द साइज ऑफ इंजीनियरिंग बाइस इज स्पेसिफाइड बाई द। सो जैसे कि हमने पहले, ये दूसरा हमारा क्वेश्चन था एक इंजीनियरिंग बाइस से रिलेवेंट में। इंजीनियरिंग बाइस का जो साइज है वो स्पेसिफाइड किया जाता है विड्थ ऑफ द जा, जा की जब सॉरी विड्थ ऑफ द जा, जो कि जो जबड़े की चौड़ाई के हिसाब से, ठीक है। इंजीनियरिंग बाइस का जो साइज स्पेसिफाइड किया जाता है, इसका दोस्तों बी आंसर इज द करेक्ट, ठीक है। जैसे कि आपको ये दिखाया गया है, ये आपको बी यहाँ पे दिखा है जॉ विड्थ, ठीक है। इसके हिसाब से दोस्तों क्या होता है,
इसका साइज निर्दिष्ट किया जाता है, दिया जाता है। किसी भी इंजीनियरिंग बेंच वाइज का प्रायोरिटी क्या होती है, विड्थ, जो कि विड्थ एंड दूसरी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है ओपनिंग जॉ। दूसरी क्या होती है, ओपनिंग जॉ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक बार आप अच्छे से देखिएगा। व्हाट डज द सेवेंथ पैरामीटर ऑफ द टूल सिग्नेचर स्पेसिफाई इन ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जो 7 पैरामीटर्स है वो क्या होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में? नॉज रेडियस होता है, साइड रेक होता है, साइड क्लियरेंस होता है, साइड कटिंग एज होता है। ठीक है, वो 7 पैरामीटर दोस्तों इसके लिए सिग्निफिकेंट होता है। एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। 7 पैरामीटर होता है दोस्तों, एक मिनट एक मिनट, ये दोस्तों होता है साइड रिलीफ एंगल के लिए इसका दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, ये इसके तीनों शेप ऑर्थोगोनल शेप दिए गए हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के। इसमें क्या है, तो ये शैंक दिया हुआ है टॉप व्यू में, ये फेस दिखाया गया है। यहीं ये फ्रंट व्यू में आपका साइड रेक एंगल दिखाया है जो कि इसका 20 डिग्री है, रखा जाता है एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। साइड रिलीफ एंगल जो कि 6 डिग्री दिखाया जाए, 6 डिग्री तक रखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों इसमें हमारे साइड व्यू में इधर दिखाया गया है, ये फ्लैंक हो गया, बेस हो गया, बैक रैक एंगल जो होता है 10 डिग्री तक रखा जाता है। लिप एंगल जो हो गया एंड रिलीफ एंगल 7 डिग्री। दोस्तों नोज रेडियस जो हो गया वो 0.8 mm तक नोज रेडियस रखा जाता है। इस तरह से ये सारे पैरामीटर्स जो हैं टूल्स के दिखाए गए हैं, जो कि काफ़ी रिलेवेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर 3 ट्रेड्स के लिए, ऑल के लिए, ऑल मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जैसे कि इसका दोस्तों इसमें क्या बैक रैक एंगल दिया हुआ 10 डिग्री के आसपास, बट हर एक किसी मैंने मैं 2 3 से 4 जो बुकें देखी मैंने उनमें कुछ थोड़ा वो वेरिएशन है इनमें। एक बार कोई स्टैंडर्ड इनका फिक्स है नहीं मेरे से ख्याल से। 3 से 4 में जिसमें भी देखा मैंने अलग अलग वेरिएशन मेरे को देखने को मिली है, तो उसका एक बार चार्ट अच्छे से देख लेना, स्टडी कर लेना। ठीक है दोस्तों, आई होप आज का जो आपका सेशन है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से आपने काफ़ी इसको एंजॉय किया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। टेक्निकल कैंपेन अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। बट दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कंटेंट कैसा लगा, और स्टडी का जो ये एक कैंपेन है उसका मीडियम कैसा लगा, मीडियम के साथ में दोस्तों एक मैथोलॉजी कैसी लगी, उसके बारे में जो भी आपके एनी क्वेरी एनी डाउट्स हो दोस्तों आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग टेक्निकल कैंपेन।